स्टूडेंट, आपका आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे आपके लिए कक्षा 9 के विज्ञान का एक केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है द्रव्य तथा उनकी अवस्थाएं। ठीक है ना। पहले हम लोग जानेंगे कि द्रव्य क्या है। देखिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, चाहे कोई प्लैनेट है, चाहे कोई सब प्लैनेट है, चाहे कोई स्टार है, हर चीज़ का निर्माण मैटर से ही हुआ है, द्रव्य से ही हुआ है। ठीक है ना। तो द्रव्य में हम द्रव्य किसे कहेंगे? द्रव्य की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को द्रव्य की संज्ञा देते हैं। द्रव्य होता क्या है, ठीक है ना, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। द्रव्य, ठीक है ना, द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है ना। द्रव्य क्या करता है? स्थान घेरता है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य का एक कोई ना कोई आयतन होता है। हम लोग जानते हैं ना आयतन। आयतन मतलब क्या है? कोई वस्तु अपने लिए जितना स्थान घेरती है, हम उस स्थान को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो द्रव्य पहली चीज़ क्या करता है? स्थान घेरता है। ठीक। दूसरी चीज़, द्रव्य में जड़त्व का गुण पाया जाता है। जड़त्व का गुण पाया जाता है। जड़त्व क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अगर किसी अवस्था में है, जैसे स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगा, गतिमान अवस्था में है, एक सरल रेखा में चल रहा है तो सरल रेखा में चलेगा, उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम उस पर कोई वायबल ना लगाएं। ठीक है ना। आ रहा समझ में? तो कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य का कोई भी भाग हो, ठीक, अगर हम उस पर वायबल नहीं लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आता है। ये चीज़ क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो द्रव्य में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, कोई भी पार्ट हो, उसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। तीसरी चीज़, द्रव्य में द्रव्यमान होता है। ठीक। द्रव्यमान का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो और जितने अणुओं या जितने परमाणुओं से मिलकर बनी है, उनकी टोटल संख्या उस पदार्थ का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ठीक। तो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी चीज़ होती है वह किसी न किसी परमाणु से, किसी न किसी अणु से मिलकर बनी होती है। तो जितने भी उसमें परमाणु हैं, जितने भी अणु हैं, उनकी टोटल संख्या क्या कहलाएगी? उस द्रव का द्रव्यमान कहलाएगी। ठीक है ना। तो द्रव्य में क्या होता है? द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और आता है हमारे समझ में कि भार, है ना। भार क्या है? कभी कभी भार भी देता है कि भार भी होता है। तो भार क्या है और द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान का मतलब है कि कोई भी पदार्थ हो, उसमें जितने अणु परमाणु इत्यादि उनकी टोटल संख्या उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। भार क्या होता है? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है, वह उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है ना। तो भार और द्रव्यमान में यही अंतर होता है कि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है और भार बदलता है, क्योंकि भार जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर होता है। इसलिए भार जो होता है गुरुत्वाकर्षण के बदलने से उसमें भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की क्या क्या अवस्थाएं पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन 2 अवस्थाओं की खोज हुई है, इसलिए 5 अवस्थाएं हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। लेकिन मुख्य कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक। द्रव्य की मुख्यतः 3 ही अवस्था होती है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था है BEC
जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग 3 अवस्थाओं पे बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस पर बात करेंगे। एक बार और रिकॉल करते हैं, द्रव्य में 3 अवस्थाएं मुख्य होती हैं, 2 अवस्थाओं की और खोज हुई है। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो हम पहले 3 अवस्थाओं पर बात करेंगे, ठोस पर, द्रव पर और गैस पर। कोई वस्तु ठोस होगी कि द्रव होगी कि गैस होगी, यह उनके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर ही निर्भर करेगा। ठीक, हम जानते हैं कि कोई पदार्थ हो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, और उनमें क्या पाया जाता है, परमाणुओं में क्या पाया जाता है और अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये आकर्षण बल ही यह सिद्ध करेगा कि कौन सी चीज़ ठोस होगी, कौन सी चीज़ द्रव होगी और कौन सी चीज़ गैस होगी। आइए अब देखते हैं ठोस को। ठोस यानी सॉलिड, ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, तो ठोस जो होता है, ठीक, उनके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही प्रबल होता है। इतना प्रबल होता है कि वे अणु आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, आप उस स्टोरी से जानेंगे, ठीक है ना, कि ठोस के अणुओं में कैसा आकर्षण बल होता है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, सीरियल देखा है रामायण। ठीक, उसमें कुछ जोड़ियाँ थीं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, जैसे राम लक्ष्मण की और भरत शत्रुघ्न की। ठीक, आप लोग जानते हैं कि राम और लक्ष्मण में क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। राम को वनवास हुआ, साथ में लक्ष्मण भी गए। ठीक, उनमें प्रबल आकर्षण बल था, वह एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उन्होंने साथ साथ रह के रावण जैसे पराक्रमी राजा का सामना किया, उनकी समस्त सेनाओं का विनाश किया। रावण कभी उनके भाईचारे को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि उन दोनों में क्या था, प्रबल आकर्षण बल था। ठीक इसी प्रकार जो ठोस होते हैं उनके अणुओं में भी प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण उनके अणु पास पास होते हैं, और पास पास होने के कारण वे तेज़ी से गति नहीं कर पाते, चिपके होते हैं। और चिपके होने के कारण क्या होता है, उनका एक आकार बनता है, उनकी एक आकृति बनती है, और वो क्या करते हैं, एक स्थान को घेरने की क्षमता रखते हैं। ठीक, अर्थात ठोस की 2 चीज़ें निश्चित हो जाती हैं, नंबर 1 आकार और नंबर 2 आयतन। नंबर 2 आयतन। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं कि ठोस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है, वो पास पास होते हैं, है ना, वो तेज़ी से गति नहीं कर पाते हैं, और गति ना कर पाने के कारण उनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं, जिसके कारण उनका आकार और उनकी आकृति जो होती है एक निश्चित बनती है, और वो अपने लिए क्या घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। अर्थात एक ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव पर। ठीक, आते हैं हम लोग द्रव पर। द्रव अर्थात लिक्विड। द्रव भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इनमें भी प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन उतना नहीं पाया जाता है जितना कि ठोस के अणुओं के मध्य में पाया जाता है। यानी ठोस के अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसकी अपेक्षा द्रव के अणुओं में पाए जाने वाला आकर्षण बल कम होता है। तो आकर्षण बल कम होने के कारण क्या होता है कि द्रव के जो अणु होते हैं वो दूरी दूरी पर होते हैं, ठोस की अपेक्षा गति करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे जल है, जब हम उसको क्या करते हैं, किसी पॉट में रख के नीचे की तरफ गिराते हैं तो जल क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक, और उनके अणु क्या करते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं विस्थापित होते हैं कि बहुत दूरी पर चले जाएं,
बहुत तेज़ी से गति पर कर पाए जी। इसका कारण ये होता है कि उनके अणुओं के मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो द्रव क्या होता है, फैलता है। द्रव को अगर हम किसी भी जगह पर डालेंगे तो फैलेगा और अपने लिए क्या घेर लेगा, स्थान घेर लेगा। तो एक चीज़ इसका निश्चित हो गया कि इसने क्या घेर रखा, स्थान घेर रखा है, अर्थात द्रव में क्या पाया जाता है, आयतन पाया जाता है। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन चूंकि आकर्षण बल कम है इसलिए इसके मॉलिक्यूल अपनी फिक्स जगह पे रहते नहीं। अर्थात अगर हम द्रव को किसी भी पॉट में रखें, किसी बर्तन में रखें, तो उसका वही क्या करता है, आकार वो ले लेता है, आकृति वो ले लेता है ना। अर्थात द्रव का ना तो कह सकते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता? क्योंकि इनके अणुओं में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। अर्थात जिस बर्तन में हम इसको रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा, यानी इसका आकार फिक्स नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसमें लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आती है तरलता। कभी कभी पूछ लेता है कि तरलता क्या है ना, तरलता क्या होती है? तो तरलता का मतलब वो ये होता है कि जो द्रव के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आकर्षण बल कम होता है। जब हम उनको फेंकते हैं तो आकर्षण बल कम होने के कारण क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फिसलते हैं और दूरी तक फैलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं, है ना। अर्थात द्रव क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। कभी कभी आता है कि तरल पदार्थ, यानी तरल का मतलब क्या होता है, तरल का मतलब ये होता है कि द्रव की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम है। जब हम उनको फेंकते हैं तो उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फिसल कर कुछ स्थान को क्या करते हैं, घेरते हैं या कुछ दूरी तय करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। तीसरे स्टेज पर हम लोग आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गैस। तीसरे स्टेज पर हम लोग आते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। गैस गैस पे आ जाइए। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लगने वाला आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा भी बहुत कम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ना के लगभग बराबर होता है। और आकर्षण बल ना के बराबर होने के कारण इनके अणु क्या होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने के कारण क्या करते हैं, तेजी से गति करते हैं। जैसे आप वायु इत्यादि देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें देख सकते हैं कि क्या करती है, तेजी से गति करती हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में लगने वाला आकर्षण बल ना के बराबर होता है। और ना के बराबर होने के कारण इनके मॉलिक्यूल काफ़ी दूरी पर होते हैं और ये तेज़ी से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो चूंकि इसमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है इसलिए ना तो इनका आकार कुछ बन पाता है, ना ही कोई आयतन बन पाता है। अर्थात हम कह सकते हैं गैस का ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई आयतन होता है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, ना के बराबर होता है। और मॉलिक्यूल सब दूर दूर रहते हैं, पास पास नहीं रहते, इसलिए ना तो इनका कोई आकार बन पाता है और ना ही कोई आयतन बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ रहा है अणुओं के मध्य की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। तो हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं कि आकर्षण बल बराबर, हम लोग लिख सकते हैं आकर्षण बल बराबर 1/, अणुओं के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी। यानी आकर्षण बल अगर बढ़ेगा तो अणुओं के मध्य की दूरी घटेगी, यदि आकर्षण बल घटेगा तो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी की बेस पे यानी आकर्षण बल के बेस पर ही हम ठोस, द्रव और गैस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम चौथी अवस्था पे जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा अवस्था। अब ध्यान से देखिए कि प्लाज्मा अवस्था होता क्या है ना। यदि हम किसी पात्र में गैस भर लें, कोई भी गैस भर लें, कोई भी मैटर भर लें, और मुख्यतः हम लोग गैस भर लें, ऐसा सुनिए, गैस भर लें, ठीक ना।
गैस भर के क्या करें, इस पात्र को हम लोग बंद कर दें, ठीक। और हम क्या करें कि इस गैस के मॉलिक्यूल को खूब टेम्परेट करें, खूब टेम्परेचर दें। तो एक समय ऐसा आता है कि इन गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इन गैस के मॉलिक्यूल पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, ठीक। और चूँकि पात्र बंद है इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और धनावेश एक ही पात्र में रह जाते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धनावेश के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, साथ साथ धनावेश भी क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से एक प्रकार की यहाँ पे अवस्था उत्पन्न होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे प्लाज्मा अवस्था पर कि प्लाज्मा अवस्था क्या है। यदि हम किसी पात्र में गैस को ले लें, किसी भी गैस को ले लें, उस पात्र को हम लोग बंद कर दें और खूब पात्र को टेम्परेट करें, इतना टेम्परेचर दें कि क्या हो कि जो आपका गैस का मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, मूव कर जाए, बाहर निकल जाए, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इन मॉलिक्यूल पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि पात्र बंद है इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते, तो इलेक्ट्रॉन और धनावेश क्या करते रहते हैं, इसी पात्र में घूमेंगे। इस प्रकार से एक अवस्था उत्पन्न होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं।